बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस क्या है, आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो हम देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा हम कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे उसकी नेम्स हैं, डेट है, वैल्यूज़ हैं, जो वो सारी क्या कहलाती हैं, डेटा कहलाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यानी हम उसको डेटा को तरतीब देना, एंड डेटा एनालिसिस यानी डेटा को का तज्ज़िया करना। आज के हम टॉपिक में इसको देखेंगे किस तरह के डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको एनालिसिस किया जाता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में ये दोनों स्टेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेटा कैन बी डिफाइन एज any information such as name, data, values made from observation and experimentation। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेटा हम किसको कहेंगे, नेम्स को, डेट्स को, वैल्यूज़ को। क्या ये किसी भी कोई भी नाम, कोई भी डेट, कोई भी वैल्यू को हम उसको डेटा कह सकते हैं? नहीं, बल्कि साइंटिफिक डेटा यानी जिसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो हमें डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, चाहे वो नेम्स, डेट, वैल्यूज़ कोई भी हों, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास डाटा है। ठीक है, साइंटिफिक जो डाटा होगा वो डाटा कहलाएगा। अब नेक्स्ट है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि उस डाटा जो हमारे पास आ गया, क्या उसको ऐसे बिखरे रहने देना है कि उसको कोई तरतीब भी देनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन ऑर्डर टू फार्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, फार्मुलेट करने के लिए क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट जो हैं जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं और तरतीब देते हैं। प्रियर टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, तजर्बा करने से पहले साइंटिस्ट के लिए ये बहुत अहम है कि वो डाटा कलेक्शन मेथड बताएं कि ठीक है उन्होंने डाटा किस तरह कलेक्ट किया है। इस तरह कोई भी डाटा उठा के दे देने से वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको पहले पूरा तरतीब बताते हैं कि हमने पूरा बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया, उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बनाए और हमने डाटा को इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये सारा डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, वो पूरा मेथड जो है डाटा कलेक्शन का, वो पूरा मेथड बताना पड़ता है। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इससे क्या हो जाएगा, जो एक्सपेरिमेंट है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, उसको कोई भी ज़्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हम उसका पूरा मेथड बता चुके होते हैं कि हमने इसको इस तरह डाटा को क्या किया है, कलेक्ट किया, और अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप्स और डायग्राम की फॉर्म में जो उस डाटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डाटा जो है वो हमारे पास आ गया, डाटा हमने कलेक्ट कर लिया ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, साइंटिफिक डाटा बन गया। उसके बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया हम लोगों ने। ऑर्गेनाइज करने के बाद अब डाटा एनालिसिस क्या है। डाटा एनालिसिस इज़ द नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एनालिसिस करना, तज्जिया करना, यानी अब हम उस पूरे डाटा का जो है पूरा तज्जिया करते हैं, उसको देखते हैं कि आए डाटा ठीक भी है या नहीं। ठीक है, क्या करने के लिए, ताकि जो हाइपोथेसिस जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको गलत साबित कर सकें। ठीक है, उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से गलत साबित करने के लिए उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। इट इज़ डन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो है हमने जिस तरह पढ़ा है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हम यहाँ 2 को डिस्कस करेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके ज़रिए से जो है हाइपोथेसिस को, इनको अप्लाई करते हुए हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, जब 2 नंबर्स के दरमियान, किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान रिलेशन देखना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, इसको किसके फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ द नंबर टू द अदर। ठीक है, तो हम इसको किस तरह कहते हैं कि ए रेशो बी, 2 नंबर्स के दरमियान हमने क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या कहेंगे, एक नंबर का दूसरे नंबर से, एक नंबर की दूसरे नंबर से ये रेशो है। रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन के साइन से, कॉलन के साइन से, बिटवीन द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के दरमियान हम डिवीजन और कॉलन के साइन लगाने के बाद हम रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट्स एंड 150
नॉर्मल पर्सन इज़ 1.3, ठीक है। 50 मलेरिया के पेशेंट हैं और 150 कितने नॉर्मल पर्सनस हैं। तो इनकी रेशो हम कैसे देखेंगे, हम मलेरिया की निस्बत किससे कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से कर रहे हैं, ठीक है। किससे रेशो निकाल रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से, तो यानी 1:3 है हमारे पास इसकी। ये हो गया हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें से एक रेशो के जब हम दो नंबर्स के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना हो, लिखना हो, तो वो हम इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। अब यहाँ पे दो नंबर नहीं बल्कि दो रेशोज़ की बात आ गई। अब जब हमारे पास रेशोज़ ही दो हों, फॉर एग्जांपल A/B एंड C/D, ये दो रेशोज़ हैं, जब हमने इनमें इक्वलिटी करनी हो तो इक्वलिटी का साइन हम पुट करेंगे, इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज़, ठीक है। दो रेशोज़ के दरमियान क्या है, ये प्रोपोर्शन है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो एक्सप्रेस्ड एज A/B 4, ये हम डॉट साइन लगाते हैं, C/D। When 3 values in a proportion are known, the fourth one can be calculated। इस तरह से वो कहते हैं इसमें इस तरह की प्रोपोर्शन में जब हमारे पास A की वैल्यू हो, B की भी हो, C की भी और D की ना हो, तो जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों तो चौथी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। बायोलॉजिस्ट जो है कैलकुलेट करना चाहता है कि हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन इन अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्थी स्पैरोज, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो जिस तरह भी हमने कहा प्रोपोर्शन के ज़रिए से 3 वैल्यूज़ पता हो तो हम चौथी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए में बता रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ये देखना चाहता है कि 100 हेल्दी स्पैरोज को अगर बाइट करवाया जाए मलेरिया मॉस्किटो से तो उनमें से कितने बीमार होंगे। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट he noticed that when we allow mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of got malaria when we use the proportion rules, ठीक है। अब उसने क्या किया, फर्स्ट रेशियो उसने ली कि 20 स्पैरोज़ को जो है बाइट करवाया मॉस्किटो से, जिसमें से कितने 14 को जो है मलेरिया हो गया। अब यही वाली रूल जो है उसने किस पे अप्लाई करने, 100 पे। चाहे उसने 100 का रेशो लेना हो, चाहे 1000 का, चाहे लाख का, जितने का रेशो लेना हो, तो वो इस प्रपोर्शन को यूज़ करते हुए जो है वो डाटा निकाल सकता है, ठीक है। अब सब 100 स्पैरोज़ तो नहीं पकड़ेगा ना, इस तरह से जिस तरह 20 में से 14 को हुआ, तो इस तरह हम देखते हैं कि 100 में से कितने को होगा, तो हम फोर्थ वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 14:20 ठीक है, कि 20 में से 14 को मलेरिया हुआ और 100 में से कितने को होगा। अब हम ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड है, चौथी एक्स वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, x × 20 एंड 14 × 100। इस तरह करने के बाद हमने x को फाइंड आउट करना है, x को इस साइड पे रहने देंगे और 14 100/20 × 14, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 70। तो हमने इसके ज़रिए से स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करते हुए, रूल को अप्लाई करते हुए प्रोपोर्शन को हमने एक क्या कर लिया, डाटा निकाल लिया कि अगर 100 स्पैरोज़ हों तो उनमें से कितने को मलेरिया होगा, यानी 70 को मलेरिया होगा। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो गेट मलेरिया। साइंटिस्ट आर देयर द मीन्स ऑफ समराइजेशन डाटा थ्रू द कैलकुलेशन द मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए डाटा को समराइज़ किया जाता है। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ये वाला स्टेप बहुत अहम है क्योंकि ये आम डाटा को हम किस में, मालूमात में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। विच कैन बी कैलकुलेटेड टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट। फिर क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है रिज़ल्ट को समराइज़ करने के लिए और उसके बाद रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। बायोलॉजिस्ट मेथड्स also involve the use of applied mathematics to solve biological problem। biological method जिसमें हमने पूरे स्टेप्स पढ़े, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, उसमें हम और क्या इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड। अब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स की नॉलेज को बायोलॉजिस्ट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इज़ यूज्ड इंक्लूडिंग जीन फाइंडिंग, यानी जीन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो जीन्स की स्टडी होती है वहाँ पे, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर को देखने के लिए, एंड
प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, इन सब को बायोलॉजीज़ के इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है मैथमेटिक्स इस्तेमाल की जाती है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। अब जो बायोलॉजिकल डाटा होता है उसका तज्जिया करने के लिए क्या किया जाता है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अभी हमने दो डिस्कस की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटेशनल यानी कंपेयर किया जाता है। उन डाटा को सारा कंपेयर करते हुए कंप्यूटेशनल सारा कंपेयर करने के बाद उन पे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं ताकि जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा हम उसका बहुत अच्छे से तज्जिया कर सकें, उसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो ये सारा काम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए से कंपेयर डाटा को आपस में कंपेयर करने के बाद किस ब्रांच में किया जाता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक, बल्कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।